नमस्कार। सूरज कुमारी गाड़ोदिया, आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से मैं कमलेश जगवानी, व्याख्याता अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सबसे पहले आपका फर्स्ट लेसन जो है अर्थशास्त्र का परिचय, इसके बारे में मैं तो कुछ बता रही हूँ, उसके बाद हम अपना लेसन शुरू करेंगे। यह अध्याय हमारा 5 नंबर का है। इसमें एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के ये 5 नंबर का हमारा लेसन है। इसके अंतर्गत बोर्ड में 1-2 नंबर के या 3 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इसमें अर्थशास्त्र का अर्थ। 11th में भी अपन ने पढ़ा था अर्थशास्त्र के अर्थ से क्या आशय होता है। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यह ग्रीक भाषा से लिया हुआ है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है हमारा अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ धन का अध्ययन। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन वह अपने जीवन में आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कमाता है। अब आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाएं वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो अर्थशास्त्र का क्या हुआ है? अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थशास्त्र की परिभाषा सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी है। 5 प्रकार के हमने पढ़ा था। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषाएं दी थी। एडम स्मिथ जिसे जो अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं अर्थशास्त्र के जनक? एडम स्मिथ। इनका जन्म 1723 में स्कॉटलैंड में हुआ था। एडम स्मिथ का जन्म 1723 में स्कॉटलैंड में हुआ था। इनको अर्थशास्त्र का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र की विस्तृत परिभाषा दी थी और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था। वो सभी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती हैं उनके बारे में हमको एडम स्मिथ ने बताया था। कौटिल्य को ने भी अर्थशास्त्र के बारे में परिचय दिया था, लेकिन इनको अपन जन्मदाता नहीं कहते हैं। केवल क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि बाद में जाके इन्होंने पॉलिटिकल्स के बारे में बहुत अधिक बताया था। अर्थशास्त्र धन के रहे। प्रत्येक मनुष्य के पास में साधन बहुत सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं। सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। फिर से रिपीट कर रही हूं, सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब जैसे है आपके पास में 100 रुपए है और आपको पार्टी देनी है अपने फ्रेंड्स को, तो आप कैसे मैनेजमेंट करोगे कि मैं उन 100 रुपयों में से एक अच्छी सी पार्टी अरेंज करूं? आपके पास साधन 100 रुपए हमारे पास क्या हो गए? रिसोर्स, साधन, वो आपके पास में सीमित है। आप सोचोगे मैं केक लूं, मैं पेस्ट्री लूं, मैं पिज्जा लूं, कोल्ड ड्रिंक लूं, क्या क्या चीजें लूं जिससे मैं अपने फ्रेंड्स को अगर कोई पार्टी देता हूं तो उसको सेटिस्फेक्शन पूरा मिले। तो आप अपने 100 रुपए में से, यहाँ पे साधन क्या है? 100 रुपए ही है। हमारे पास साधन 100 रुपए ही है। आपको उन 100 रुपयों में से इस प्रकार से अरेंज करना है ताकि उसकी पूर्ण रूप से उपयोगिता हो। इसके साथ ही जैसे जिस चीज की हमको आवश्यकता पहले होती है हम उसको पहले खर्च करते हैं और बाद में। अभी देखो, जैसे आपके फादर की इनकम है 10,000 रुपये प्रति महीने और आपके पापा के पास में ऑप्शन है बहुत सारे खर्च करने की। आपकी स्कूल की फीस जमा करवानी है, भैया की फीस की जमा करवानी है, और भैया बोलता है कि मुझे मोबाइल चाहिए। अगर उसको मोबाइल भी चाहिए, आपको भी कुछ कपड़े वगैरह चाहिए, तो सबसे पहले आपके पापा मैनेज करेंगे कि किस चीज पे मैं पहले पैसा खर्च करूं ताकि उससे आप लोगों के घर की संतुष्टि भी मिले और कार्य भी पूर्ण रूप से सही हो। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो क्या करेंगे?
आपके स्कूल की फीस जमा करवाएंगे। स्कूल की फीस जमा करवाने के बाद में जो आपकी और आवश्यकता होगी उनको क्रम देकर उसका उपयोग करेंगे। साधन सभी के पास में होते हैं, लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग करके फिर ही क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं जैसे ईरान के पास में कितना तेल है, बहुत अधिक तेल के भंडार है, और लेकिन उसके पास में तेल के भंडार होने के पास में साधन है, लेकिन उनका वो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करता है, तो वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता है, इतना अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है। अपना जापान है, उसके पास साधन बहुत कम है, सीमित साधन है, लेकिन वहां पर साधनों का बहुत सोच समझ के प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या कर देता है, बहुत अधिक डेवलप कर लेता है, छोटी से छोटी चीज भी क्या बनाता है, सस्ती और अच्छी बनाने का प्रयास करता है। तो हम सब यही कहेंगे, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार किया जाए ताकि पूर्ण उत्पादन हो, कम कीमत आए और अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त हो। उसके बाद में हम आते हैं, अपन ने अभी पढ़ा इसके कौन थे जनक, एडम स्मिथ थे, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति या क्षेत्र ये पूछ लिया जाता है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसमें आपसे पूछा जाता है व्यष्टि और समष्टि से क्या आशय है, व्यष्टि किसे कहते हैं, समष्टि किसे कहते हैं, व्यष्टि के अंतर्गत क्या आता है, समष्टि के अंतर्गत क्या आता है। तो व्यष्टि जो शब्द है, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, माइक्रो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग और मैक्रो शब्द मतलब समष्टि का प्रयोग हमारे प्रोफेसर रैगनर ने किया था। उन्होंने बताया था व्यष्टि किसे कहते हैं, समष्टि किसे कहते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, समष्टि का मतलब होता है बड़ा। व्यष्टि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक के अंतर्गत आता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वस्तु का जब उपभोग करता है, बाजार से आप कोई चीज लेने जाते हो तो क्यों 10 दुकानों पे घूमते हो, ताकि वो आपको सस्ती मिले और अच्छी मिले, और जब आप उसको लो, प्रयोग में लो, उसका उपभोग मिले, तो आपको उससे क्या हो, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। और एक उत्पादक होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो जिन साधनों का प्रयोग करता है, उत्पादक किन किन साधनों से वस्तु का उपयोग करता है, उत्पादन करता है, उसके लिए भूमि, श्रम, पूंजी, इन सब की आवश्यकता होती है। इसके बदले में उसको प्रतिफल देना पड़ता है, पूंजी के बदले में ब्याज, मजदूरी के बदले में वेतन, श्रम, ये सब उसको क्या करना पड़ता है, साधनों का भुगतान करना पड़ता है। वे सभी चीजें जो एक उत्पादक वस्तुओं को बनाने में करता है उसको हम क्या बोलते हैं, साधन। इन साधनों के बाद में वह उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर देता है, लाभ अपना जोड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उत्पादक की ये एक मूलभूत इच्छा होती है कि जो वो वस्तु मार्केट में लेके आएगा उसको कम से कम मूल्य पर तो उसकी माल बने, और जब वो बेचने जाए तो उसको अधिक लाभ हो। एक उत्पादक सोचता है मुझे अधिक लाभ हो, लेकिन एक उपभोक्ता सोचता है कि वह मुझे जो वस्तु मैं खरीदने जा रहा हूं तो कम कीमत पर वो मुझे वस्तु प्राप्त हो। तो दोनों का किसके अंतर्गत आ जाता है, उत्पादक ये सोचता है कम कीमत पर बनाऊं और अधिक लाभ कमाऊं। और एक उपभोक्ता कहता है या सोचता है, विचार करता है, अच्छी से अच्छी वस्तु बाजार से लेके आऊं लेकिन कीमत कम देकर आऊं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हो जाता है, कीमत। क्या हो जाता है, कीमत। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत का सिद्धांत, कीमत तंत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक संस्था, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यष्टि शास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि के अंतर्गत एक व्यक्ति की, एक संस्था की, एक उत्पादकता की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट इस पे अपन आते हैं समष्टि। समष्टि का मतलब होता है बड़ा, विस्तृत, बड़ा विस्तृत, जिसमें एक व्यक्ति की बातों को ध्यान में नहीं किया जाता है, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी, क्या बोलते हैं, विस्तृत, बड़ी समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे पूरे देश की बचत, पूरे देश के लिए रोजगार,
पूरे देश की राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल राष्ट्रीय आय और कुल ब्याज, कुल लगान, इन सबको कुल शब्द आ जाते हैं इसके अंतर्गत। क्या आता है? कुल। सभी का समग्र, समग्र का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट। इन सब की क्रियाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? समष्टि के अंतर्गत, मैक्रो के अंतर्गत हम करते हैं। अब एक क्वेश्चन कभी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए क्या बचत लाभकारी होती है या अलाभकारी होती है? ये बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप अपने मन में ही सोचोगे कि बचत तो करना दीदी बहुत अच्छी बात होती है, बचत करने से तो अलाभकारी हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोनों अगर क्षेत्रों में हम देखे जाएं, पढ़ें, तो हमको विस्तृत रूप से ये जानकारी प्राप्त होगी। जो हमारी व्यष्टि है, व्यष्टि में जो हमारी होती है वो बचत बहुत अच्छी होती है। घर में आपके पापा इनकम लेके आते हैं, 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ राशि 10,000, 15,000, 5,000 वो आपके लिए बचा के रखते हैं। तो एक परिवार के लिए क्या होती है? एक बचत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जीवन में जब वो आगे आते हैं, कोई भी समस्या आती है हमको, तो उस समस्या से बचने के लिए, समस्या का सामना करने के लिए व्यष्टि के लिए क्या होती है? बचत लाभकारी होती है। बचत क्या होती है? लाभकारी होती है। अगर हम समष्टि की दृष्टि से देखें, सभी व्यक्ति, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, पैसा जितना भी कमाती है टैक्स के हिसाब से कमाती है, हमसे और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उनसे जब हमारे से लेती है, अगर वो उसको वापस से इन्वेस्टमेंट नहीं करे, अपने पास बचा के रख दे, तो बताइए हमारे देश का विकास होगा क्या? नहीं होगा। वो जो पैसा आया है, सरकार अपने पास रख दे, इन्वेस्टमेंट नहीं करे, हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं नहीं दे, तो क्या वो हमारे लिए लाभकारी होगा क्या? नहीं होगा। समष्टि के अंतर्गत जितना भी रुपया होता है हमारे देश के पास में, वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए विनियोजन किया जाता है, विनियोग किया जाता है, ताकि उनका जो प्रतिफल हो, जो उसका उपयोग हो रहा है, वो हमारे लिए हो। समझ में आ गया बच्चों? व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होता है, लेकिन समष्टि के लिए बचत लाभकारी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में व्यष्टि और समष्टि का अर्थ आता है। अंतर में आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं। इसका आपको अर्थ लिखना है, फिर इसके क्षेत्र के बारे में लिखना है, ये लाभकारी है नहीं है, ऐसे छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको इसके बारे में बताया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है अर्थशास्त्र की, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा दुकानदार होता है, अगर वो सोचे मुझे सुजानगढ़ में दुकान बनानी है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी किस चीज़ की दुकान बनाऊं, कहाँ बनाऊं, कौन सी चीज़ ऐसी सुजानगढ़ में जो नहीं मिल रही है, और मिल रही है ऊंचे दाम पे मिल रही है, मैं कहाँ से परचेस करूं ताकि यहाँ पर आकर उसको सस्ते में बेचूं और अच्छे में बेचूं, ताकि लोग मेरे से क्या है, अधिक से अधिक खरीदारी करने हैं। हम सब भी जाते हैं शॉपिंग करने, तो क्या देता है वह दुकानदार जो हमें सस्ता और अच्छा माल दिखाता है, उस पर अपन चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं। उसी प्रकार जब हमारे देश के सामने ये समस्या आती है कि हम किन चीजों की क्या करें, उत्पादन करें, कैसा उत्पादन करें, किसका उत्पादन करें, ये 3 हमारे क्या होती है, मुख्य समस्याएं हमारे अर्थशास्त्र की आती हैं। अर्थशास्त्र की, आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कौन कौन सी होती हैं? अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याओं को 5-6 भागों में बांटा गया है, लेकिन 3 का ही विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है और बताया जाता है। उसमें से पहली हमारी है क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए? अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में हमारी 2 प्रकार की वस्तुएं, एक हमारी उपभोग वस्तुएं और एक हमारी पूंजीगत वस्तुएं। 2 प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। पहली उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं? रोटी, अनाज, कपड़े, ये सब क्या, जो जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है, उपभोग वस्तुएं। उपभोग करने से क्या हो जाता है, उपयोगिता का नष्ट हो जाती है, उपयोगिता समाप्त हो जाती है। कोई चीज है आप लेके आए, आपने उसका उपयोग किया, नई चीज तो उससे बन नहीं रही है, जो चीज आपके पास में है उसकी उपयोगिता क्या का ह्रास हो रहा है, उसकी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो एक उत्पादक होता है, वो ये सोचता है कि अर्थव्यवस्था में किस चीज की डिमांड है,
वो डिमांड को ध्यान में रखते हुए वस्तु का क्या करता है, उत्पादन। अब यदि वह उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करता है, रोटी भी, अनाज हुआ, कपड़ा हुआ, इन सब का मतलब है, तो वो कौन सी कहलाती है, उपभोग वस्तुएं। दूसरे प्रकार की वस्तुएं हमारी आती हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिससे विनिर्माण होता है। कोई ना कोई मशीन, ट्रैक्टर और तकनीकी कंप्यूटर वगैरह, इन सब का जब उत्पादन किया जाता है तो इससे होता है उपयोगिता का क्या होता है, सर्जन होता है। क्या होता है बच्चों, उपयोगिता का सर्जन होता है। उससे और वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। एक व्यक्ति, एक उत्पादक जब अर्थव्यवस्था में ये सोचता है कि मैं किस प्रकार की वस्तुओं का डिमांड करूं, तो वह वस्तुओं और सेवाओं को मिलजुल कर, ऐसे नहीं केवल उपभोग वस्तुओं का ही निर्माण किया जा रहा है, नहीं, कुछ उपभोग वस्तुओं का निर्माण करेगा, कुछ क्या करेगा, पूंजीगत, ताकि अर्थव्यवस्था में क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। अगर मशीनरी का करता जाएगा, उपभोग वस्तुओं का नहीं करेगा, तो मशीनरी बेकार है। मशीनरी का प्रयोग भी तो तभी होगा ना जब हम उससे कुछ ना कुछ उपभोग की वस्तुएं बनाएं। तो दोनों का बैलेंस लेके एक अर्थशास्त्री क्या करता है, एक उत्पादक क्या करता है, ये सोचता है कि किन वस्तुओं का करूं, आवश्यकता के अनुसार कुछ वस्तुओं का और कुछ पूंजीगत वस्तुओं का वो क्या करता है, विनिर्माण करता है। दूसरी बड़ी समस्या हमारी आ जाती है, उत्पादन कैसे किया जाए। अब उत्पादन कैसे किया जाए, वो ही देखता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। अपन ने 11वीं में पढ़ा था, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीगत अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीगत अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, केवल और केवल लाभ कमाना होता है। वो सेवा भावना के क्षेत्र से कोई भी नहीं कार्य करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है, जापान, अमेरिका वगैरह देश क्या होता है, केवल और केवल प्रॉफिट 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 कमाना होता है। तो इसको ध्यान में रखकर जो अर्थव्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, हमारी पूंजीगत अर्थव्यवस्था। दूसरी हमारी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप से साधनों के उत्पादन पर सरकार का आधिपत्य होता है। सरकार ये सोचती है, मैं अपनी अर्थव्यवस्था में, अपने देश में लोगों को अधिक से अधिक फायदा दूं, अधिक से अधिक उनकी सहायता करूं, अधिक से अधिक उनको सेवाएं उपलब्ध करूं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नाम मात्र होता है। लाभ कमाती है लेकिन क्या होता है, नाम मात्र। जैसे सरकार हमारे लिए सड़कें बनाती है, बांध बनाती है, पुल बनाती है, तो ये सब क्या है, हमारे को उपलब्ध, हमें जो व्यक्ति हैं, उपभोक्ता हैं, उनको, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लाभ को वो क्या करती है, बहुत कम। तीसरा हमारा, जैसा कि हमारा भारत है, राष्ट्र है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र। इस अर्थव्यवस्था राष्ट्र के अंतर्गत क्या किया जाता है कि दोनों प्रकार की जाता है, सरकार का भी अधिकार होता है और लाभ का भी होता है। थोड़ा लाभ को ध्यान में रखकर और सरकार का उसके ऊपर आधिपत्य होता है, ताकि ना तो अधिक लाभ कमाया जा सके और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को सेवाएं नहीं प्रदान की जाए। तो इस प्रकार की ये 3 प्रकार की मैंने बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा मैंने आपको बताया समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा भारत देश है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र। सेकंड पॉइंट में मैं वापस आती हूँ, उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, अब हमारा देश है भारत, अगर भारत को कोई उत्पादक होगा तो वो सोचेगा कि मेरे देश में श्रम की बहुत अधिकता है, बहुत अधिक श्रमिक है हमारे यहाँ पर, और वो मशीनें अगर स्थापित कर देता है तो आगे जाकर हमारा जो श्रमिक वर्ग है वो बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं जाएगी। तो भारत जैसे देशों में श्रम को ध्यान में रखते हुए श्रम प्रदान तकनीकी अपनी जाएगी, वहां पे मशीनों का तो प्रयोग होगा लेकिन कम, और जो हमारा श्रम है उसका उपयोग क्या होगा, अधिक। बाकी देश हैं जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका वगैरह, वहां पे श्रम कम होता है, साधन बहुत अधिक है। तो उस राष्ट्र में, उस देश में तकनीकी से ज्यादा उत्पादन किया जाता है और श्रम का उपयोग अलग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अलग अलग अर्थव्यवस्था में इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तीसरे बिंदु पे हम चलते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए। प्रत्येक राष्ट्र में अब हमने उत्पादन कर लिया है, हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना ली है, अब उन वस्तुओं के बाद में उनका वितरण भी तो करना पड़ेगा। अब उस वितरण को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, एक धनी वर्ग होता है, एक निर्धन वर्ग होता है। तो अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक होते हैं वो जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, धनी वर्ग को भी देख के करते हैं और निर्धन वर्ग को। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ कि मोबाइल है, अब आपको मोबाइल जो लेने जाओगे 1200 का भी मिलेगा, 1500 का भी मिलेगा, 2000 का भी मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा, लेकिन वितरण जितना जो आपने माल बनाया है वो अपने देश के वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाओगे।
और उसके साथ ही धनी वर्ग को धनी वर्ग की तरह के लग्जरी आइटम आप उपलब्ध कराओगे और निर्धन वर्ग को आप निर्धन प्रकार के दिया। आज हमने अर्थव्यवस्था की ये 3 मुख्य समस्याएं पढ़ी। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको पूरी क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा अर्थशास्त्र का परिभाषा, जो मैं आपको बार बार क्लास में रिवीजन करवाती हूँ, बताती रहती हूँ। सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है बच्चों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के हमारे जो जनक हैं वो एडम स्मिथ थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र की प्रकृति या क्षेत्र, 2 भागों में था, व्यष्टि और समष्टि। उसके बाद में हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं, 3 प्रकार की है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। एक बार आप इसको नोट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से डिस्कस करूंगी और आगे का हम पढ़ेंगे। जितना है अभी एक बार आप उसको रिवीजन करना। ठीक है बच्चों, ओके। इसका बेटा सब आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू बच्चों।